हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज कॉम्प्लायंस और ओबीडियंस के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लायंस जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी की रिक्वेस्ट मान लेते हैं या फिर किसी प्रेशर में आके किसी की कोई बात माननी पड़ती है तो उसको कॉम्प्लायंस कहते हैं। कंप्लाई करने का मतलब होता है किसी की बात मान लेना। लेकिन यहाँ पे जो जिसकी हम बात मान रहे हैं वो जरूरी नहीं है हमारा सीनियर हो या फिर हमें जानता हो या हम उसे जानते हो। इसमें ये होता है कि कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है। आप किसी स्ट्रेंजर की भी कभी कभार कोई रिक्वेस्ट पूरी कर देते हो, कंप्लाई कर देते हो। आपके माइंड में इंटरनल कुछ प्रेशर हो सकता है या आपकी आदत होती है कि आप मना नहीं कर पाते किसी की रिक्वेस्ट, तो उसको बोलते हैं कंप्लायंस। इसमें 3 टेक्निक्स बताई हुई है। ये तीनों टेक्निक आप बहुत अच्छे से तब समझोगे जब आप इसको रिलेट करोगे कि मान लो कोई सेल्स पर्सन है, वो कैसे अपने कस्टमर को कंप्लायंस के लिए मनाता है। कोई चीज भी बेचने के लिए वो अपने कस्टमर को कन्विंस करता है और कस्टमर कंप्लाई करता है उसकी बात पे, तो वो क्या टेक्निक्स होती हैं जो वो यूज करता है। अब जैसे पहली है फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर का मतलब होता है पहले वो स्मॉल रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। स्मॉल रिक्वेस्ट मतलब जैसे कि उन्होंने बोला कि एक फ्री गिफ्ट है, हम आपको दे रहे हैं और ये फ्री गिफ्ट प्रमोशन के लिए है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन के लिए फ्री गिफ्ट है, आप ले लो। तो आपको लगता है चलो इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, फ्री गिफ्ट ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब आपका एक उससे रिलेशन बन जाता है क्योंकि आपने उससे गिफ्ट लिया है, तो आपको अंदर ही अंदर एक वो चीज फील होती है कि हमने उससे कुछ लिया है जो कि उसने चार्ज भी नहीं किया है। और उस फीलिंग की वजह से जब वो बिगर रिक्वेस्ट करता है, बिगर मतलब फिर वो आपको बोलता है कि अब आप हमारा प्रोडक्ट ट्राई करके देखो, ज्यादा महंगा नहीं है, मतलब आपको प्रोडक्ट बाय करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर उसके बाद जरूरी नहीं है उसी दिन हो, तो उसके थोड़े टाइम बाद की बात है। जैसे जिस दिन फ्री गिफ्ट दिया, प्रमोशन के लिए सैंपल दे दिया सबको, उसके बाद बोला आपको हमारा गिफ्ट कैसा लगा, आपने ऑब्वियसली हाँ बोलो क्योंकि फ्री गिफ्ट है, आप ये तो नहीं बोलो कि बहुत गंदा था ये था। और फिर वो आपको बोलेगा कि फिर आप हमारा प्रोडक्ट भी ट्राई करके देखो, आपको अच्छा लगा तो आपको ये इतने बेनिफिट करेगा। मतलब वो फिर अपना काम जो बेसिक मेन जो था ना, उसका एम था, वो आपके सामने रख देगा बिगर रिक्वेस्ट के फॉर्म में। फिर आप उसमें कंप्लाई करने लग जाते हो क्योंकि आपको ये लगता है कि अब हम मना कैसे करें, हमने फ्री लेते टाइम तो मना किया नहीं। तो जब हम किसी की छोटी रिक्वेस्ट मान लेते हैं तो जब वो बड़ी रिक्वेस्ट करता है तो हमें फिर ऑटोमेटिकली अंदर से एक प्रेशर बन जाता है कि उसको हाँ कर दे, वरना बहुत और लगेगा कि जब छोटी रिक्वेस्ट की थी या फ्री में दिया था तब तो बहुत जल्दी हाँ किया था। तो वो ऑटोमेटिक ये ऐसा नहीं है कि आप मना भी कर दोगे तो भी वो ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपने जो फ्री लिया था तो आपने वो क्यों लिया। लेकिन हमें अंदर से फील हो जाता है, एम्बैरेसिंग हो जाता है कि हमने जब इतनी रिक्वेस्ट मानी तो अब ये बोल रहा है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। और कई बार हमें कोई चीज पसंद भी आ जाती है तो हमें ऑटोमेटिकली मन करता है कि अच्छा ठीक है इसका प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। दूसरी टेक्निक है डेडलाइन टेक्निक। डेडलाइन टेक्निक में क्या होता है, आपके सामने डेडलाइन रख देते हैं, वो बहुत ज्यादा उसके लिए हरी करते हैं कि जैसे आपने देखा है सेल लगती है अमेजोन वगैरह पे, उसमें टाइमर चल रहा होता है। उस टाइमर की वजह से कस्टमर को इतनी जल्दी हो जाती है, इतनी हरी हो जाती है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता, जल्दी जल्दी में ज्यादा चीजें खरीद लेता है। सेल की वजह से सस्ती मिल रही है इस वजह से, तो लास्ट डेट जो रख देते हैं ऑफर को कस्टमर को हरी करने की वजह से, ताकि वो ज्यादा देर सोच ना सके उसमें। ठीक है, उसके बाद है डोर इन द फेस टेक्निक। डोर इन द फेस टेक्निक में उल्टा है इससे। इसमें पहले लार्ज रिक्वेस्ट रखेंगे, बाद में स्मॉल रिक्वेस्ट रखेंगे। पहले एक लार्ज रिक्वेस्ट देंगे, जैसे कि सपोज आपको उन्होंने बोला हमारा एक प्रोडक्ट बड़ा प्रोडक्ट है, ये आप खरीद, महंगा प्रोडक्ट दिखाया, यहाँ पे कोई महंगा प्रोडक्ट उन्होंने दिखाया, कॉस्टली प्रोडक्ट दिखाया और बोला ये खरीद लो। अब आपने ऑब्वियसली मना कर दिया क्योंकि इतना कॉस्टली आप नहीं लेना चाहते, जबरदस्ती आप कंप्लाई नहीं करोगे। फिर उसने क्या टेक्निक अपनाई कि एक्चुअली में जो उसने बेचना था, जिसकी कॉस्ट कम होगी, लेस कॉस्टली, फिर उसने बोला चलो ठीक है आप ये तो ले ही सकते हो, ये तो आपके बजट के अंदर ही आ जाएगा, इसमें तो आपका इतना नहीं लगेगा। फिर आपको यही फील होगा कि हमने कॉस्टली तो एक बार मना कर दिया, तो ये तो फिर भी हम देख सकते हैं, कंप्लाई कर सकते हो इसकी बात में। तो ये एक तरीके से उल्टा है कि पहले जानबूझ के बड़ी रिक्वेस्ट करेंगे जिसकी उनको भी पता है कि उम्मीद होगी कि नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में छोटी रिक्वेस्ट करेंगे जो एक्चुअली में उनका एम था। तो फिर इसमें हम मान जाते हैं क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि हम कई एक दो बार से ज्यादा मना नहीं कर पाते किसी को। हमने एक बार मना कर दिया, दूसरी बार तीसरी बार हमको थोड़ा सा सुनना पड़ जाता है, एक प्रेशर हो जाता है माइंड में कि कैसे हम बहुत रूड लगेंगे, हम इतनी बार मना करेंगे, तो चलो सुन लेते हैं क्या बोल रहा है। तो ये टेक्निक्स होती है किसी को भी कंप्लाई कराने के लिए। ये सेल्स पर्सन से रिलेटेड यहाँ पे है, लेकिन आप ये जर्नल लाइफ में भी ऐसे करते हो कभी कभी, ठीक है।
उसके बाद आता है ओबीडियंस। ओबीडियंस में क्या है, ओबीडियंस और कंप्लायंस में फर्क ये है, कंप्लायंस हम किसी की बात मानते हैं जब वो रिक्वेस्ट होती है या फिर हमें प्रेशर फील होता है। यहाँ पे हम किसी की बात तब मानते हैं जब कोई अथॉरिटी हमें ऑर्डर देता है। ओबीडियंस में हमें ऑर्डर मिलता है, तो ये हमेशा अथॉरिटी से आता है ऑर्डर। कोई बड़ा मतलब आपसे सीनियर होगा कोई, जिसको आप बात नहीं, आप मना नहीं कर सकते। आपका कोई एज में बड़ा होगा आपसे, आपके पेरेंट्स होंगे या एज में कोई बड़ा होगा आपसे, या फिर आपका बॉस होगा। तो वो बॉस वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट यहाँ पे बैठता है कि जब कोई अथॉरिटी की फिगर आपको कोई काम बोलती है तो आपको करना ही पड़ता है, उसको बोलते हैं ओबीडियंस। ठीक है। अब यहाँ पे मिलीग्राम जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये शो करने के लिए कि पीपल टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। अगर कोई स्ट्रेंजर ऐसा है जिसको आप नहीं जानते लेकिन उसको देख के आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ऊंची पोजीशन पे होगा, उसके कपड़े देख के लग रहा है, उसकी बात करने की स्टाइल से, क्योंकि कुछ लोग बहुत डोमिनेटिंग तरीके से बोलते हैं तो लोग उनकी बात मान जाते हैं। तो ये वो प्रूफ कर रहा है कि अगर कोई स्ट्रेंजर बहुत डोमिनेटिंग है तो लोग उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं, मतलब ओबीडियंस दिखाते हैं उसकी तरफ। और ये जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट ऑन लर्निंग करके एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम किसी को पनिशमेंट दें तो उससे उनकी क्या लर्निंग होगी। ये तो उसका टॉपिक था एक्सपेरिमेंट का, लेकिन एक्चुअली में उसके पीछे वो ये देखना चाहते थे कि पीपल जो है कितना ओबीडियंस उनके अंदर कितनी होती है अगर कोई स्ट्रेंजर उनको इंस्ट्रक्शन दे। अब इसमें क्या किया, इन्होंने लिया एक टीचर और एक लिया एक लर्नर, दोनों थे। ठीक है। और एक था एक्सपेरिमेंटर, जैसे कि ये मिलीग्राम है, इनको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटर। अब इन्होंने ना टीचर जो लिया उसका हमने बिहेवियर स्टडी करना था। टीचर जो पर्सन था वो इनका सब्जेक्ट था जिसका बिहेवियर ये स्टडी करना चाहते थे, और जो लर्नर था ना वो इनका कॉन्फिडरेट था। कॉन्फिडेंट आपको पता चल गया होगा कि मतलब इन्हीं का कोई आदमी था जिसको ये बोला गया था कि टीचर तेरे को कुछ भी सिखाएगा तेरे को गलत आंसर ही देना है। तो इसको ये इंस्ट्रक्शन मिली थी कि तेरे को हमेशा गलत आंसर देना है, एरर। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटर ने टीचर को बोला है कि चलो आप कुछ वर्ड्स बोलो, और ये फिर उनको रिपीट करेगा, याद करके लर्न करके रिपीट करेगा, और अगर इसने गलत बोला तो आप इसको शॉक दोगे। पनिशमेंट के फॉर्म में क्या था, शॉक था। टीचर को ये बोला था अगर उसने एरर करी लर्नर ने तो आप उसको शॉक दोगे। शॉक ट्रीटमेंट मतलब ऐसी सेटिंग बनाई हुई थी कि उसका हाथ एक चीज पे लगाया था जिसमें वायर लगी हुई थी और दूसरी साइड लर्नर बैठा था, और जैसे वो लर्नर गलत बोलता तो टीचर बटन दबाता तो लर्नर को शॉक लगता था। ठीक है। अब क्या है, लर्नर जो था वो एक्सपेरिमेंटर का ही बंदा था, उसने उसको बोला हुआ था आपने जानबूझ के गलत ही बोलना है ताकि टीचर को आपको शॉक देना पड़े। और एक्चुअली में जो बटन दबा के शॉक लग रहा था वो एक्चुअली में वहां शॉक नहीं लगता था, बस लर्नर को बोला था तुमने ऐसे रिएक्ट करना है कि तुमको शॉक लग रहा है। ठीक है। अब टीचर को बोला आप कुछ वर्ड्स बोलो, ये लर्नर रिपीट करेगा, अगर एक बार गलती करेगा तो थोड़ा सा शॉक देना, दोबारा गलती करेगा तो शॉक इंक्रीज कर देना, फिर से गलती करेगा तो और इंक्रीज कर देना। ठीक है। मतलब इसको ऐसा लग रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो है इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट ऑन लर्निंग, लेकिन एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटर को और लर्नर को पता था कि ये एक्सपेरिमेंट ये देखने के लिए है कि टीचर कितनी बात मानता है एक्सपेरिमेंटर की, क्योंकि एक्सपेरिमेंटर जो है स्ट्रेंजर है और इससे अथॉरिटी में ऊंचा है, तो ये देखना था कि टीचर के अंदर कितनी ओबीडियंस है एक्सपेरिमेंटर के लिए। ठीक है। अब जैसे वो वर्ड्स बोलता गया, ये एरर करता गया, तो टीचर को एक्सपेरिमेंटर बोलता गया शॉक बढ़ा दो, शॉक बढ़ा दो। एक टाइम ऐसा आया कि टीचर को ऐसे फील होने लगा कि नहीं इतना ज्यादा शॉक कर दूंगा तो ये तो मर जाएगा, क्योंकि वो उतना जोर से वहां चिल्लाता था, उसको समझाया हुआ था कि उसको कैसे बिहेव करना है। उसने बोला है बीच में एक दो बार टीचर ने बोला कि नहीं मैं और शॉक नहीं दे सकता, उसको वो मर सकता है, उसको चोट लग जाएगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटर वहां पे जो मिलीग्राम थे बैठे हुए थे उन्होंने वो बोलते गए कि नहीं आप शॉक बढ़ाओ, आपको मैंने बुलाया इसलिए, वरना हमारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, आप उसको शॉक देते रहो, इंक्रीज करते रहो। इसमें यह देखा गया कि 65% जो लोग थे ना जो टीचर बने थे, जैसे इन्होंने अलग अलग लोगों के साथ किया होगा, तो जो 65% थे ना 100 में से, उन लोगों ने उसकी बात मानी और शौक बढ़ाते गए। अब यहाँ पे देखो क्या पता चला कि ज्यादातर लोग ओबीडियंस दिखाते हैं स्ट्रेंजर की तरफ भी, जबकि एक्सपेरिमेंटर से कोई रिलेशन नहीं है इनका, ये नहीं जानते, खाली इतना पता है एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इनको बुलाया गया है।
लेकिन फिर भी अगर ये बोल रहे हैं तो ये शौक बढ़ा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि किसी को नुकसान हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया देखने के लिए कि जो लोग है ना, जैसे आपको पता ही है, जैसे कोई इशू होता है, पॉलिटिकल इशू होता है, तो एक जना बहुत जोर से बोलता है मारो इसको पीटो, तो सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं मारने पीटने के लिए, और चीजें तोड़ने लग जाते हैं, जलाने लग जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि लोग ना एकदम से ओबीडियंट हो जाते हैं, कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो उसके पीछे। तो वो यही यहाँ पे शो कर रहा था, चाहे लोग जानते हो किसी को ना जानते हो, अगर कोई बहुत डोमिनेटिंग है, कोई दिखने में बहुत ऐसा लग रहा है कि उनसे ऊंचा है, अथॉरिटी का है, तो लोग उसकी बात मान जाते हैं, बेशक उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये रीजंस है कि क्यों ऐसा करते हैं लोग। मतलब आप भी सोचोगे कि आप भी अगर करोगे तो क्यों ऐसा करोगे, कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होना चाहिए कि आप किसी स्ट्रेंजर की बात मान जाओगे अगर वो आपको जोर से बोल रहे करो ऐसा। तो इसमें क्या रीजन है? एक तो ना हमें ये लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे एक्शंस के, जो बोल रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो भी होगा उसके ऊपर आएगा। अब जैसे मान लो अगर यहाँ लर्नर को कुछ हो जाता तो टीचर तो यही बोलता ना, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटर ने करवाया, इसको पकड़ो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सोचते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूँ, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसको पकड़ा जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम मान जाते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, कई बार ऐसा होता है कि आप मना नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है। आप अपने बॉस का एग्जांपल ले लो, आप अपने बॉस को मना नहीं कर सकते, आप जितना भी चाहो, तो वो ऐसे टाइम पे ऐसे सिचुएशन में आपको करना ही पड़ता है, चाहे आपको पता है कि वो गलत बता रहा है आपको। फिर होता है कमिटमेंट टू दी अथॉरिटी, और एक आपकी कमिटमेंट होती है आपकी अथॉरिटी से कि वो जो बोलेंगे आप बात मानोगे। पहले वो आपसे छोटे काम करवाते हैं, धीरे 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 उनके काम बढ़ते जाते हैं। आप ऑफिस में भी जाते हो, नए जाते हो कहीं पे, तो पहले आपसे कम काम कराया जाता है, धीरे 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 काम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, और आपकी जो कमिटमेंट होती है कि मैं काम करने ही आया हूँ यहाँ पे, उस वजह से आप मना नहीं कर पाते। और लास्ट में यह है कि जब इमरजेंसीज होती हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई पार्टी इशू हो जाता है, सब लोग मारधाड़ करने लग जाते हैं, कोई इमरजेंसी के टाइम पे ना सोचने का, इवेलुएट करने का टाइम नहीं होता, लॉजिक लगाने का। तो क्या होता है कि जो एक जना बोल रहा है सब उसी की बात मान के वही करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों कंप्लायंस और ओबीडियंस यहाँ पे खत्म होते हैं। हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।